अस्सलाम वालेकुम। आई एम अलीम अशरफ, लेक्चर इन साइकोलॉजी एट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। क्यों ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमें परवाह करना? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन के स्किल्स को इम्प्रूव करती है। हमें पता चलता है कि अपने बारे में सोचते कैसे हैं और अपने जो हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में उनको इम्प्रूव कैसे करते हैं, करेक्ट कैसे करते हैं। रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी जजमेंट को इम्प्रूव करती है क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती है। ये सारे स्किल्स इंतहा इंपॉर्टेंट होती हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। इनको इम्प्रूव करना एक तरह से हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग को इम्प्रूव करने के मुतरादिफ होता है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग का एक अपोजिट होता है नेगेटिव थिंकिंग या अनक्रिटिकल थिंकिंग। अगर हम अनक्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो वो हमारी ना सिर्फ साइकोलॉजिकल वेलबींग को अफेक्ट करती है बल्कि हमारी रिलेशनशिप्स को भी डिस्टर्ब करती है, डिसीजन मेकिंग को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा एकेडमिक लाइफ के अंदर भी प्रोग्रेस करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। ना सिर्फ ये कि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बल्कि वर्क प्लेस के अंदर भी अगर आप जॉब्स के लिए सर्च करते हैं, जॉब के लिए जो हायरिंग होती है उसके अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग एक हाईली डिमांडेड स्किल होता है। एम्प्लॉयर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे बीइंग ग्रेजुएट्स के आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हों। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स को बिल्कुल टेक ओवर कर रही है ग्रेजुअली। आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान काम किया करते थे उनकी जगह पे टेक्नोलॉजी ने ओवरकम कर लिया है। मिसाल के तौर पे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई जिसकी वजह से अब ड्राइवर्स की ज़रूरत कम से कम होती चली जा रही है। तो आइंदा वक्त में इसी तरह से और भी जॉब्स को स्विच ओवर कर लेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लिहाजा इस अमर की ज़रूरत है कि हम इंसान अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऐसे स्किल्स को इन्हांस करें जो कि मशीन उस लेवल तक अभी तक नहीं जा पा रही हैं। इसके अलावा मीडिया के ऊपर या हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कांस्टेंट एक बम्बार्डमेंट हो रही होती है मिस इन्फॉर्मेशन की या डिस इन्फॉर्मेशन की, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हो। हर तरह की इंफॉर्मेशन का एक तरह से कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हो रही होती है। अब यहाँ पे अनक्रिटिकल थिंकिंग लोग किस तरह से कर रहे होते हैं कि विदाउट क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ द सोर्स, विदाउट क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन उस पर एज इट इज़ बिलीव कर लेते हैं कि जैसे ये सच होगा। अब इस तरह की जो थिंकिंग होती है अनक्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, लोग मिस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव कर लेते हैं, प्रोपेगेंडास पे बिलीव कर लेते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद है कि ऐसी क्लियर जजमेंट्स कायम करना, ऐसी रीजनिंग करना जो कि क्लियर हो, जिसके अंदर एरर्स ना हो, जो कि इलॉजिकल ना हो, ऐसे कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंचना जो कि प्रॉपर रीजनिंग के उसूलों के तहत गुजर के उन पे आप पहुंचे हों, जिनके अंदर कोई फ्लॉज ना हो, कोई इलॉजिकल बात ना हो उनके अंदर। कैसे? कोई आपसे कोई ओपिनियन शेयर कर रहा है तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट हो सकती है कि आप उसकी ओपिनियन को और फैक्ट को डिफ्रेंशिएट करो कि ये पर्सन अपनी ओपिनियन की बात कर रहा है या फैक्ट की बात कर रहा है। तो फैक्ट और ओपिनियन के अंदर डिस्क्रिमिनेट करना एक इम्पॉर्टेंट स्किल होता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्योंकि इतना आसान नहीं होता, हम आमतौर पे ऑटो पायलट के ऊपर चल रहे होते हैं, एक ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस प्रोसेस के ऊपर चल रहे होते हैं जिसमें हम विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट कॉन्शियसली मेकिंग एफर्ट्स के इंफॉर्मेशन को स्क्रूटिनाइज करें। ऑटोमेटिक जैसे ऑटो पायलट नहीं चल रहा होता जहाज के अंदर, जब एक प्लेन एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है सारी स्टेप्स इनिशियल लेके तो पायलट उसको ऑटो पायलट पे लगा देते हैं जहां से वो खुद फ्लाई कर रहा होता है। तो इंसान का ब्रेन भी ज्यादातर उस ऑटो पायलट मोड के ऊपर काम कर रहा होता है जिसको सिस्टम 1 कहा जाता है। जैसे ये आप इमेज देखें कि इंसान के अंदर 2 तरह के सिस्टम लगे हुए होते हैं। एक सिस्टम 1 जो कि एक फास्ट है, अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, लेकिन फास्ट तो होता है लेकिन उसमें डीमेरिट्स क्या है कि वो उसके अंदर एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, उसके अंदर इलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा एलिमेंट उसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरा सिस्टम है, सिस्टम 2, वो कंपैरेटिवली स्लो है लेकिन मोर एफिशिएंट है। किस तरह से कि उसके अंदर इलॉजिकल चीज़ों को ओवरकम किया जाता है, स्लो तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, रीजनिंग की जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। तो सिस्टम 1 क्योंकि प्रीडोमिनेंट होता है, हावी होता है इंसानों के ऊपर, तो वो दूसरे सिस्टम की तरफ स्विच करने में डिफिकल्टीज आमतौर पे लोग कर रहे होते हैं, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग की राह में एक बड़ा बैरियर है। अब इसकी एक एग्जांपल इस इमेज से देखें।
सिस्टम 1 और सिस्टम 2 किस तरह से अलग अलग दो सिस्टम क्लैश कर रहे होते हैं। यहाँ पे कलर्स हैं और कलर्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जल्दी जल्दी इन कलर्स को आइडेंटिफाई करो इग्नोर करके कि ये टेक्स्ट क्या, आप उसको रीड किए बगैर सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से कलर हैं। पॉज करके देखें, मुझे यकीन है कि आपको डिफिकल्टी हो रही होगी इसको रीड करने में। आप रीड कर रहे होंगे कलर को इग्नोर करके। क्यों? क्योंकि दो सिस्टम यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो ये दो सिस्टम का जो क्लैश होता है ये आमतौर पे एक बैरियर होता है क्रिटिकल थिंकिंग की राह में। तो हमें इन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है ताकि हम सिस्टम 1 से सिस्टम 2 वाली थिंकिंग को अडॉप्ट कर सके जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। अब दोनों सिस्टम का कोई ना कोई पर्पज़ है। बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से लॉजिकल डिसीजन ले, बाज़ औक़ात हमें डिसीजन क्विक लेने पड़ते हैं तो उसके लिए सिस्टम 2 डिज़ाइन किया गया है। बाज़ सिचुएशन के अंदर हमें केयरफुल डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसके अंदर हमें ऑल्टरनेट्स को कंसीडर करना पड़ता है, रीजनिंग करनी पड़ती है, तो उस दूसरे सिस्टम की एक अलग सिग्निफिकेंस है। तो कोई भी सिस्टम इंफीरियर और दूसरे सिस्टम सुपीरियर नहीं है, बल्कि दोनों की अपनी अपनी जगह पे एक सिग्निफिकेंस है। तो हमें ये डिटरमिन करने की ज़रूरत होती है कहाँ पे हमें सिस्टम 1 को यूज़ करना है, कहाँ पे सिस्टम 2 को यूज़ करना है। अब जो मेंटल शॉर्टकट्स कुछ यूज़ कर रहे होता है सिस्टम 1 की हमने बात की ना कि वो क्विक होता है और जल्दी जल्दी फैसले करता है, वो उस फैसलों के अंदर एरर्स हो सकते हैं। अब वो क्या एरर्स हो सकते हैं उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे एक है कुछ ह्यूरिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है कुछ मेंटल शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं ताकि सिस्टम 2 को बाईपास करके जल्दी से डिसीजन ले लें। मिसाल के तौर पे एक ह्यूरिस्टिक है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। कोई इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में कितनी जल्दी हम रिकॉल कर पा रहे हैं उसकी बेस पे हम अपने डिसीजन ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम सारी इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करें अपने माइंड में, बल्कि जो इंफॉर्मेशन फौरन से जहन में आ गई उसकी बेस पे हमने डिसीजन ले लिया। आमतौर पे लोग जहाज़ों में परवाज करने से डरते हैं क्योंकि जो प्लेन क्रैश की जो न्यूज़ होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा विविड होती हैं, क्लियर होती हैं, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करती हैं। तो लोगों को लगता है कि प्लेन क्रैश बहुत ज़्यादा होते हैं, लिहाजा प्लेन पे सवार होने से पहले डरते हैं। ऑन द अदर हैंड टोबैको से जो डेथ्स होती हैं, इन रियलिटी उनकी शरह काफ़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि अगर रोज़ाना 3 बड़े बड़े जहाज़ रोज़ाना पूरे साल क्रैश करते रहें तब भी जो टोबैको से डेथ्स होती हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन प्लेन क्रैश से हम क्यों ज़्यादा डरते हैं? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा क्लियरली हमारे माइंड में ज़्यादा ईजीली आ जाती है टोबैको की डेथ्स के मुकाबले में। इसके अलावा कुछ बायसीज़ होती हैं हमारी, अनकॉन्शियस इम्प्लिसिट बायसीज़ जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की राह में रुकावटें होती हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमने बिलीव की हुई है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम एंटरटेन करते हैं, फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं। हमारी बिलीव्स के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है हम उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसको कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता हूं तो मैं चैनल वही देखूंगा जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। मैं वो ऐसे चैनल अवॉइड करूंगा जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बात करता है, क्योंकि कंफर्मेशन बायस से एक तरह की स्टेट ऑफ हार्मनी, एक तरह का स्टेट ऑफ कंफर्ट क्रिएट होता है। अगर ऑन द अदर हैंड मैं डिसकन्फर्मिंग एविडेंस देखूंगा तो मेरे अंदर एक डिसकम्फर्ट डेवलप होगा जिसको मुझे अवॉइड करना होगा। तो लोग अपनी एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए, डिसकम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन सीख करते हैं जो कि उनकी बातों को कंफर्म करें, ना कि डिसकन्फर्म करें। स्ट्रॉमैन लॉजिक के अंदर आप पर्सन की बात को ना कि उसने जैसे की होती है उसके बजाय, बल्कि डिस्टॉर्ट करके अपना रंग देके उसको फिर क्रिटिसाइज करते हो ताकि उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आप दिखा सको, अपने आप को सुपीरियर दिखा सको दूसरे पर्सन के ऊपर, हालांकि उस पर्सन ने वो बात नहीं की होती, आपने उसकी बात को डिस्टॉर्ट किया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर बात करता है कि अनलेस कि आप हार्ड वर्क करें आप पास नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, या एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा स्टूडेंट को, अगर टीचर ये कहता है तो स्टूडेंट इसको किस तरह से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं कि टीचर तो ये कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को फेल कर दूंगा, हालांकि टीचर ये बात नहीं कर रहा था, बल्कि आपने टीचर की बात को डिस्टॉर्ट करके उसको एक गलत रंग दिया। इसलिए इसको हम स्ट्रॉमैन लॉजिक कहते हैं। स्ट्रॉमैन का मतलब है कि एक पर्सन का, रियल पर्सन के बजाय एक पर्सन का आप पुतला खड़ा करते हो, फिर उस पुतले को अटैक कर देते हो। क्रिटिकल थिंकिंग की राह में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी लॉजिकल फॉलिसीज हैं, बहुत सारी ह्यूरिस्टिक्स हैं, बहुत सारी बायसीज हैं जो कि इस लेक्चर के स्कोप से बाहर हैं। तो
हम क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है जो कि मुसलसल रिफाइन करने की, मुसलसल अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। क्रिटिकल थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इनग्रेन्ड होता है तमाम तर कोर्सेज के अंदर, तमाम तर असाइनमेंट्स के अंदर, तमाम तर प्रेजेंटेशंस के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को पॉलिश ऑफ कर सकें। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी तमाम तर कोर्सेज हैं, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का एक कंपोनेंट, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इनग्रेन्ड है तमाम तर कोर्सेज के अंदर। इसके अलावा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक अलग से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कोर्स ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर हमारी अटेंशन किस तरह से काम करती है, हमारी परसेप्शन किस तरह से काम करती है, हमारी मेमोरी किस तरह से काम करती है, हमारी इंटेलिजेंस किस तरह से काम करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ये सारे कंपोनेंट इस कोर्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। लिहाजा इफ़ यू आर सीकिंग हायर एजुकेशन तो आई वुड रिकमेंड कि आप कंसिडर करें साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को, जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के आपको मौके मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।